सो टुडे हम AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का बेसिकली AWS का स्टार्ट कर रहे हैं एक नया बैच। तो इसमें हम पहले आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि किस तरीके से आउटलाइन होता है कि AWS में क्या क्या हम वी विल कवर। और सबसे पहले हम देखेंगे कि AWS है क्या, मीन्स उसमें जो सर्टिफिकेशंस होता है किस तरीके से होता है, क्योंकि वी आर फैमिलियर विद CCNA और अदर जो सर्टिफिकेशंस है सिक्योरिटी के। तो सिस्को के सर्टिफिकेशंस होते हैं, चेक पॉइंट के होते हैं, वैसे ही इसी तरीके से AWS में भी सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो हम आज देखेंगे कि वो सर्टिफिकेशंस क्या क्या हैं, कैसे हमें स्टार्ट करना है। तो मैं थोड़ा सा पहले बता दूं आपको इस कोर्स के बारे में कि जो ये कोर्स है, तो ये जो कोर्स है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स है, ठीक है। जो हम इसमें इस कोर्स को करने के बाद आप इस सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। AWS का जो ये सर्टिफिकेशन है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, इसका सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये इस कोर्स का मेन वो है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की डिटेल में थोड़ी सी बात करें तो successful completion of this course should enhance the participants' understanding of how to design, plan and scale AWS implementation, ठीक है। एंड जो हम ट्रेनिंग करेंगे उसमें मैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन आपको सारे लैब्स कराता हुआ चलूँगा। एंड वी विल गाइड यू कि आप किस तरीके से अपना लैब सेटअप कर सकते हैं। वो आप लैब सेटअप करेंगे तो उसमें जो रियल टाइम पे अगर मैं बात करूं तो रियल टाइम जो होगा वो हम लैब्स करेंगे। इसमें जो होगा रियल टाइम लैब्स का मतलब है कि हम सॉल्यूशन प्रोजेक्ट वाइज लैब करेंगे। पहले तो हम सीखेंगे कि कैसे चीज़ें क्रिएट होती हैं, कैसे डिज़ाइन होती हैं, देन फिर हम प्रोजेक्ट वाइज जो है वो लैब्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर लेट्स से कि एक ऑर्गेनाइजेशन उसे अगर AWS पे शिफ्ट करना है, ठीक है, या फिर AWS पे स्टार्ट करना है, तो वो क्या क्या चीज़ें उन्हें जो टेक केयर करनी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे प्रोजेक्ट बेस में। तो ये रियल टाइम लैब हम आपको इस पूरे सेशन में कराएंगे। इसके बाद जो ये कोर्स है, जैसा मैंने कहा कि इस कोर्स को करने के बाद जो है वो AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए आप जा सकते हो। तो सर्टिफिकेशंस काफ़ी होती हैं इसमें। अगर AWS की मैं बात करूं सर्टिफिकेशंस की, तो सबसे पहले वही जरा हम समझ लेते हैं सर्टिफिकेशंस को, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। तो ये ऑफिशियल साइट है AWS की, आपको देख सकते हो। आपको यहाँ पे आप खुद से भी जाके ये AWS की ऑफिशियल साइट्स है, इस पर आपको पूरा सर्टिफिकेशन का डिटेल दिया हुआ है। तो इसी को मैं थोड़ा सा आपके लिए एलोब्रेट करता हूँ कि कैसे होता है यहाँ पे सर्टिफिकेशन चलता है। तो 3 चीज़ें हैं AWS में सर्टिफिकेशंस में, वो है फंडामेंटल, एसोसिएट, प्रोफेशनल्स, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे स्पेशलिस्ट की भी बात करेंगे कि आगे अगर प्रोफेशनल की बात फिर आप कैसे आगे मूव करोगे। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग है फंडामेंटल से, ठीक है। सो फंडामेंटल में क्या है कि आप AWS का क्लाउड के बारे में जो प्रैक्टिशनर, एज ए क्लाउड प्रैक्टिशनर आप इसको वो कर सकते हो, ले सकते हो। इसके लिए मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ फंडामेंटल AWS क्लाउड एंड इंडस्ट्री नॉलेज चाहिए होता है। बट व्हाट वी स्टार्ट फ्रॉम एसोसिएट लेवल। जो हम कोर्स कराते हैं इसमें हम एसोसिएट लेवल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये जो कोर्स है इसे कवर कराते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। इसमें फंडामेंटल्स की हम सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं।
ठीक है, तो आपको अलग से यहाँ पे फंडामेंटल के लिए टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वी विल कवर ऑल द फंडामेंटल थिंग्स इन आवर कोर्स। जो हमारा कोर्स है AWS का, उसमें ये सारा कुछ कवर होगा। तो अब इसमें एसोसिएट लेवल पे 3 चीज़ें हैं। एक है आर्किटेक्ट, जो कि हम करेंगे। दूसरा होता है ऑपरेशंस, जिसे हम सिस ऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर एज ए रोल वॉक कर सकते हो आप। तीसरा होता है डेवलपर। तो अगर मैं बात करूं कि जो नेटवर्क गाय हैं, जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, नॉट डेवलपर्स एंड ऑल, तो उनके लिए कौन सा कोर्स बेनिफिशियल है, तो हम उनके लिए और बेसिकली हमारे लिए जो कोर्स आता है वो आता है आर्किटेक्ट का, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। अगर आप नेटवर्क में काम करते हो, ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हो, या फिर आप क्लाउड में, जो क्लाउड मैनेजमेंट में हो, या फिर क्लाउड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप आना चाहते हो AWS में, तो जो बेस्ट आपके लिए कोर्स है और सर्टिफिकेशन है, जो आप कह लो एंट्री पॉइंट है बेसिकली, अगर मैं कहूँ एंट्री पॉइंट, तो एंट्री पॉइंट जो है वो है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। ठीक है, जो नेटवर्क है, इंजीनियर्स हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, IT सपोर्ट में काम कर रहे हैं, तो ये सारे जितने भी लोग हैं सॉरी, ये इस कोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और दिस इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में क्या है कि इसमें, हाँ, इसमें जो एसोसिएट में ये कहते हैं कि 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास AWS क्लाउड का। तो यही जो गैप है, इस गैप को ही हम कवर करेंगे। आपको जो हम करेंगे आपके साथ वो, कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप इस चीज़ को खुद हमसे सीख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड व्हेन वंस यू आर कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट कि आप सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हो, देन यू कैन बुक योर स्लॉट एंड आप सर्टिफिकेशन के लिए आप एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। वंस यू विल डन विथ एसोसिएट, फिर आता है इसका प्रोफेशनल। ठीक है, तो प्रोफेशनल के लिए इमीडिएट वी नेवर रेकमेंड। आपने अगर सर्टिफिकेशन निकाल लिया है एसोसिएट का, सॉल्यूशन एसोसिएट का, तो एटलीस्ट आप 1 to 2 years, 2 years AWS कहता है, तो 2 years के अराउंड आप मिनिमम आप एक वर्क हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लीजिए, इंडस्ट्री में काम कीजिए, एंड आफ्टर डैट आप प्लान कर सकते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए। ये हमारी रिकमेंडेशन होती है। इसके बाद अगर कोई ऑपरेशन और डेवलपर है जिसने एसोसिएट लेवल पे किया है, तो उसके लिए भी प्रोफेशनल में फिर डेवऑप्स इंजीनियर का सर्टिफिकेशन आता है, प्रोफेशनल लेवल पे वो कर सकता है। जो हमारा जो पाथ है, जो नेटवर्क और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए और IT प्रोफेशनल्स के लिए, वो पाथ ये है जो हम कवर करने वाले हैं। वो ये है, पहले हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट बनेंगे, फर्स्ट एसोसिएट देन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। इसके बाद जब आपने यहाँ प्रोफेशनल तक आप आ गए हो, उसके बाद जितना आप उसमें ट्रबल शूट करेंगे, जितना आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, आफ्टर डैट फिर आप इसके लिए स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम के लिए भी जा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एडवांस नेटवर्किंग और सिक्योरिटी, इनके 2 एग्ज़ाम्स हैं, और भी हैं। तो अगर आप जाना चाहो तो उधर जा सकते हो, बट जो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये जो है एग्ज़ाम 2 हैं जिस पे आपको टारगेट करना है। तो पाथ है आपका यहीं से स्टार्ट होगा। आपको ये फंडामेंटल वाला हम कवर करते हैं, तो यू कैन डू विद आवर ट्रेनिंग। फिर हम आपको एसोसिएट कराएंगे, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, देन प्रोफेशनल वंस यू आर डन विथ योर 2 years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ सकते हो। तो दिस इज़ द पाथ ऑफ AWS सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें यही हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जो हमने मेंशन किया हुआ है।
ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस जैसा मैंने अभी बताया कि जो टारगेट ऑडियंस होगा, सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, आईटी ऑडिटर्स के लिए भी है, ये प्री सेल्स का है, सपोर्ट पर्सन है। बट ये तो हमने एक बेसिक सा एक गाइडलाइंस दिया है। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्लाउड इन्वायरमेंट, सो क्लाउड नहीं, सिर्फ क्लाउड इज़ नॉट द पर्टिकुलर वर्ड, क्योंकि क्लाउड की बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास एजोर भी है, ओके, उसके बाद आपके पास अब तो गूगल का भी आ गया प्लेटफॉर्म, आपके पास अदर्स प्लेटफॉर्म भी हैं लाइक डिजिटल ओशन भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाउड का मतलब AWS है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ये है कि क्लाउड AWS जो है वो मार्केट प्लेयर है इस वक्त क्लाउड के इन्वायरमेंट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप AWS में इंटरेस्टेड हैं, आपको अगर AWS सीखना है या फिर इसमें आपको करियर बनाना है, या फिर आपके प्रेजेंट रोल में, आपके प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में AWS यूज़ होता है और उस पर आपको कंपनी में डिमांड है कि आपको AWS की नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर आप ये एसोसिएट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो प्री रिक्विजिट्स है इसमें आईटी की बेसिक नॉलेज हम कहते हैं कि होनी चाहिए आपको, इंक्लूडिंग आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग क्या है वो पता होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो ज़्यादा चैलेंज नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हम ये बेसिक चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट शुड ऑल्सो फैमिलियर विद बेसिक सिक्योरिटी एंड राउटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली क्या है कि आईटी की एक जो ओवरऑल नॉलेज है, और क्या आई शुड से नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी, ठीक है। तो सिक्योरिटी में ज़्यादा कुछ नहीं, वी डोंट गो कि हमें आपको डेप्थ में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। फंडामेंटल्स पता होना चाहिए नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का, ठीक है, कि लाइक राउटिंग क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, सबनेट क्या होता है, ठीक है, टीसीपी आईपी और ओएसआई लेयर क्या है। इस तो वी रेकमेंड कि आपको अगर पता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो भी हम ज़्यादा चैलेंज नहीं है। बिकॉज अगर आप कोर्स हमारा देखेंगे, जो हमने कोर्स बनाया हुआ है, जो सिलेबस है, तो उसमें जो चीज़ें हैं, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कोर्स में, तो कोर्स इंट्रोडक्शन है जो कि हम कर रहे हैं फ़िलहाल, और डिटेल में वी विल डू इन सेशन। जब हम सेशन करेंगे प्रॉपर, तो वहाँ पे हम कोर्स की और इंट्रोडक्शन और डिटेल में देखेंगे, डीप में देखेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। फिर आईटी बेसिक्स, हम ऐसा नहीं है कि सीधा AWS आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, नहीं। फिर आईटी बेसिक्स पे हम कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करते हैं। हम मान के चलते हैं कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आया है वो ज़ीरो पे है, उसे कुछ नहीं पता, ठीक है। हमें 0 टू उसे 100 लेकर आना है। तो हो सकता है आप 10 पे हो, कोई 50 पे हो, कोई 60 पे हो, कोई 1 पे हो, कोई 0 पे हो। तो वी कैन नॉट कैटेगराइज ड्यूरिंग द कोर्स कि आपको कितना कॉन्सेप्ट पता है, आपको कितना पता है। तो हम एक एक से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। तो वी वी एज्यूम कि आप सारे 0 पे हो, और 0 से मुझे 100 तक आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल होता है स्टडी का, कि हम सारे स्टूडेंट्स को एक लेवल पे मानते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही हों, हो सकता है वो उन्हें पहले से पता हो, तो ठीक है। अगर आपको पता है दैट्स वेल एंड गुड। उस टाइम पे अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है आप कर सकते हैं। बट हम ये आईटी बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, जैसा भी हमने बताया, ओएसआई एंड टीसीपी आईपी लेयर्स, ठीक है। उसके बाद हम आईपी के बारे में करते हैं, राउटिंग के बारे में, स्विचिंग के बारे में, थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में भी करते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है, मीन्स इसमें फायरवॉल, किसी पर्टिकुलर ओएम के बारे में बात नहीं करते, फायरवॉल्स के लाइक चेक पॉइंट, FortiGate, पालो अल्टो या फिर सिस्को। हम ओवरऑल बात करते हैं कि फायरवॉल क्या है, कैसे सिक्योरिटी काम करती है, क्यों ज़रूरत है,
स्विचिंग के कॉन्सेप्ट देखते हैं कि स्विच कैसे काम करता है, इसमें वीलैंस कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज। हम आपको ये नहीं कहते कि आप सिस्को के स्विच कॉन्फ़िगर कीजिए, नहीं, हम बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे वीलैंस की बात हो रही है तो क्या होता है। राउटिंग में हम आपको थोड़ा सा राउटिंग के बारे में बताते हैं, और गेटवे का कॉन्सेप्ट है, राउटिंग के साथ हम इसको क्लियर करते हैं। आईपी एड्रेसिंग में कितने क्लास होते हैं, जो क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई है। तो बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं लाइक अपने प्रैक्टिकल में और मीन्स रियल सिनेरियो में और प्रोडक्शन में, वो क्लास ए, बी एंड सी होता है। डी एंड ई यूज़ नहीं करते, ठीक है। डी हमारा ब्रॉड उसके लिए होता है, मल्टीकास्ट के लिए, एंड ई जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल है। तो ए बी सी यूज़ होता है। इसमें प्राइवेट आईपीज़ क्या हैं वो देखते हैं, पब्लिक आईपीज़ क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें आपको थोड़ा सा और हम देखेंगे कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा टच करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। रीज़न कि इन कॉन्सेप्ट्स की आपको ज़रूरत होगी, इसके बिना आप क्लाउड पे भी आप वो जो आपका आर्किटेक्चर है वो आप नहीं बना पाओगे। अगर किसी क्लाइंट के लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्लाउड पे भी काम कर पाओगे। इसके बाद हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि क्या है, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। व्हाट इज़ क्लाउड बेसिकली, कि क्लाउड क्या है। तो इसे हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा इसमें वो काफ़ी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर बेसिकली लेमैन के उसमें हम देखें कि व्हाट इज़ क्लाउड, अगर मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, मैं टेक्निकलिटी बिल्कुल अभी साइड कर देता हूँ। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ क्लाउड, ठीक है, टेक्निकलिटी पे अगेन आई एम रिपीटिंग, टेक्निकल चीज़ों पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। क्लाउड सिर्फ एक लेमैन के लिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है। तो बस क्लाउड इज़ नथिंग, सिंपल एक चीज़ है जो फंडामेंटल जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि क्लाउड में आप अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप और हार्डवेयर यूज़ करने की बजाय दूसरे का यूज़ करते हो, और जितना देर यूज़ करते हो उतने देर का आप पैसा देते हो। ये एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है क्लाउड, ठीक है। दिस इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग अगर हम बात करें तो। टेक्निकलिटी अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, मैं साइड कर रहा हूँ। लेमैन के हिसाब से क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जस्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर ओन resources or our own hardware, we are using just another resources or hardware or services, and we are paying only for that duration, okay। जितना देर यूज़ किया उतने देर का हमने पे किया, दैट्स इट। अब इसे थोड़ा सा और समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको लेट्स से एक यूज़ करना है कुछ, कोई भी सर्विसेज, कोई सर्वर यूज़ करना है, लेट्स से आपको अपने नेटवर्क में सर्वर यूज़ करना है। तो सर्वर की अगर आप कॉस्ट करने जाओगे, ठीक है, लेट्स से कि आपको विंडोज सर्वर ही यूज़ करना है, विंडोज सर्वर आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो विंडोज सर्वर की अगर आप मिनिमम कॉस्ट करने जाओ तो दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर है प्लस सॉफ्टवेयर, दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। सॉफ्टवेयर मीन्स ओएस चाहिए होगा, सर्वर का ओएस चाहिए होगा आपको यहाँ पे। तो अगर ख़रीदने जाओगे तो सर्वर का ओएस अराउंड 40,000 आपको मिलेगा। हार्डवेयर भी खरीदने जाओगे तो मिनिमम जो है वो अराउंड 50 to 55,000 आएगा आपका, और ये 40 to 45,000 हो सकता है अभी पैसे चेंज हो गई हो। तो कुल मिला के बात है कि आपको अराउंड 1,00,000 रुपीज़ आपको स्पेंड करना होगा यहाँ पे। जस्ट 1 मिनट।
तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1 लाख की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्लीज़ गाइज बी ऑन म्यूट इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में अदरवाइज इट विल बी इशू। तो ये इतनी रिक्वायरमेंट है। अब आपको इमिडिएटली 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आपके पास है नहीं, तो आप क्या करते हो, आपको कुछ सर्विसेज यूज़ करनी है इसकी, तो वो आप यूज़ कर सकते हो क्लाउड पे। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके आप लेट्स से कि इनिशियल कॉस्ट आपको 5,000 जो है 5K पर मंथ आ रही है, तो आपको 1 लाख खर्चा नहीं करना पड़ा, आप 5K पर मंथ से ही आपका काम चल रहा है। तो ये एक बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट नहीं है तभी वो डिमांड में है, तभी वो मार्केट में है। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग मोटा मोटा। बाकी डिटेल हम डिस्कशन करेंगे जब सेशन के जब इसका करेंगे। फिर AWS का ओवरव्यू कि AWS क्या है। तो AWS क्या है, इट्स अमेज़न वेब सर्विसेज, ठीक है। अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो ये अमेज़न वेब सर्विसेज है, ठीक है। दिस इज AWS आपका। तो AWS में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर AWS की, अब हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इन टेक्निकल वर्ड, कि टेक्निकली क्या क्या होता है। तो टेक्निकली बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बहुत फंक्शनैलिटी होती है। तो अमेज़न सब जानते हैं मोस्टली, कभी ना कभी हमने Amazon.com से कुछ ना कुछ मंगाया तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये Amazon.com से हमने शॉपिंग करते हैं उसी। तो अमेज़न का एक अलग आप ये कह लो बिजनेस आर्किटेक्चर है, वो है AWS अमेज़न वेब सर्विसेज, ओके। तो इसमें हम अपनी क्लाउड रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसे हम फुलफ़िल करते हैं। मीन्स हम अपना सर्वर रूम, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ओन सर्वर रूम और ओन डेटा सेंटर, क्योंकि डेटा सेंटर या फिर अपना एक सर्वर रूम भी स्मॉल आपको बनाना हो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको गाइडलाइंस रखनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, आपको इंटरनेट के 2 से 3 लाइन रखने होगी, उसका कॉस्ट है। 24/7 आपको AC की रिक्वायरमेंट है, आपको उसको मॉनिटर करने के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मीडियम लेवल तक की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अब तो खैर काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस भी सारी जो हैं वो AWS पे हैं, ठीक है। तो आप इतना खुद से खर्चा करने की बजाय आप AWS पे सारा अपना सेटअप करते हो। तो इस तरीके से AWS का वर्क होता है कि आपको जो भी सर्विसेज हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं AWS के ऊपर। तो AWS में आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है। हम डिज़ाइनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब डिज़ाइन किस तरीके से, तो लेट्स से कि जैसे हम अपने फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन करते हैं कि मेरा यहाँ पे फायरवॉल है, इसके पीछे मेरा यहाँ पे स्विच है, और फिर यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा DMZ है, ये मेरा लैन सेगमेंट है, ठीक है। ये मेरा DMZ सेगमेंट है, यहाँ पे मेरे एप्लीकेशंस लगे हुए हैं। तो इस तरीके से, और ये हमारा इंटरनेट है। तो इस तरीके से हम टोपोलॉजी बनाते हैं, ठीक है, अपने फिजिकल सॉल्यूशन के लिए। तो इन द सेम वे हमें AWS के ऊपर हमें डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। कि और जब आप डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप हाई अवेलेबिलिटी की भी बात कर रहे हो। मींस तो हम डिज़ाइनिंग का जो पार्ट आप कह सकते हो हाई अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंट, फॉल्ट टॉलरेंट और स्केलेबल सिस्टम।
ठीक है, बाकी भी चीज़ें हैं, बट ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये चार चीज़ें, हाई अवेलेबिलिटी, कॉस्ट इफिशिएंट, फॉल्ट टॉलरेंट एंड स्केलेबल सिस्टम, ये डिज़ाइनिंग का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। रीज़न कि आपको एक अपने क्लाइंट्स को, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को सॉल्यूशन देना है जिसमें उसकी हाई अवेलेबिलिटी भी रहे, मीन्स उसका सर्विस कभी डाउन नहीं होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंसी भी रहे। सी अगर ये फिज़िकल है, मान लेते हैं ये फिज़िकल मेरा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर लेट से यहाँ पे मेरा 100 रुपये में चलता है, ठीक है, 100 रुपये में चलता है, और मैं उसको अमेज़न पे यहाँ पे वो कह रहा हूँ डिज़ाइन दे रहा हूँ, और वो कह रहा हूँ कि बॉस आपको 200 यहाँ पे देना होगा। तो ये जो फिज़िकल सेटअप छोड़ के ये यहाँ पे क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको 100 रुपये में ही मैच करना है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। रीज़न कि आप 100 रुपये पे मैच भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों? जो रीज़न है कि आप यहाँ पे जब डिज़ाइन करते हो तो आप बहुत सारी फैसिलिटी देते हो, मींस AWS जो है वो फैसिलिटी देता है किस चीज़ की, क्विक स्केलेबल सिस्टम दे रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस दे रहा है और हाई अवेलेबिलिटी दे रहा है, मींस कि आपका सिस्टम कभी डाउन ही नहीं होगा, जो SLA है बहुत हाई है। और लेट्स से आपको किसी आपको 5 सर्वर पे लोड आ गया, ठीक है, आपका वेब एप्लीकेशन उस पर लोड आ गया, आपको अचानक से स्केल अप करना है, ठीक है। तो फिजिकल सर्वर, फिजिकल में कैसे करोगे? आपको तो फिजिकल में वो चाहिए, आपको हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट करना होगा सबसे पहले, ठीक है। वो इमीडिएट तो होगा नहीं, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, ठीक है, कॉस्टिंग है, निगोशिएशन है, कोटेशन है, फिर उसकी डिलीवरी का वो टाइम है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो हेडल्स हैं, ये जो इश्यूज़ हैं कि अगर फिज़िकल में आपको स्केल अप करना है, तुरंत में आपको सर्वर्स और बढ़ाने हैं, तो कैसे बढ़ाओगे? तो उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है कि कॉस्ट आपकी कम रहे, बट जब AWS की बात करते हो आप, तो AWS में कॉस्ट हो सकता है कि आपको 100 की जगह अब यहाँ पे 150 कॉस्ट लगे, ठीक है। ये 100 रुपये में यहाँ पे फिजिकली काम हो रहा था, बट हो सकता है यहाँ 150 में आपका काम हो। अगर आप डबल सीधा दोगे तो कोई भी नहीं देगा। आपको इसका ध्यान रखना है जब आप सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हो कि कॉस्ट जो है जितना क्लोज टू एग्जिस्टिंग आप रख सको वो उतना रखना होता है। अगर आप नहीं रखोगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, जो आपके सेल्स वाले हैं, जो प्री सेल्स वाले लोग हैं, वो क्लाइंट को कैसे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो जब आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट एज अ डिज़ाइन करोगे कोई भी सोल्यूशन, तो आपको कॉस्ट का बहुत ध्यान रखना है जब आप दोगे अपने क्लाइंट्स को। तो लेट्स से कि आपने 150 रुपये का कॉस्ट निकाला, तो यहाँ पे आप जस्टिफाई कर सकते हो ये 50 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं वो क्यों बढ़ाए हैं। तो आप बताओगे कि सर ये स्केलेबल सिस्टम है, आपको हाई अवेलेबिलिटी दे रहे हैं, फॉल्ट टॉलरेंस दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जब बेनिफिट देखता है क्लाइंट, तो वो कहता है कि ठीक है यार, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, वो डील पे डिपेंड करता है, वो किस तरीके से बात होती है, वो अलग केस है। हम टेक्निकल पे ही रहें तो बेटर है। तो टेक्निकली आपको ये सारी चीज़ें देनी है डिज़ाइनिंग में, हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, स्केलेबल सिस्टम, साथ ही आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोज टू एग्जिस्टिंग जो उसका कॉस्ट है उसके क्लोज आप जितना रख सको उतना रखोगे। इट डजेंट मीन कि आप उसके क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो आप नहीं करोगे। अगर 200 रुपये लगने हैं तो लगने हैं, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को, ये इंटर रिलेटेड होता है। जस्ट ऑल राइट। तो ये चीज़ें आप डिज़ाइनिंग के वक्त
काफ़ी ये आपको समझना होगा कॉस्ट से रिलेटेड। आप सीधा ये नहीं कह सकते कि आप बहुत ही अच्छा सिस्टम दे रहे हो इस वजह से आपकी कॉस्ट ज़्यादा जा रही है, नो। तो ये चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे जब हम सेशन करेंगे, हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें किस तरीके से अचीव हो सकती हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हम फॉल्ट टॉलरेंस के लिए या हाई अवेलेबिलिटी के लिए, या फिर स्केलेबल सिस्टम। अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं आपको कि लेट्स से, प्लीज़ गाइस बी ऑन म्यूट इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। सो स्केलेबल सिस्टम का एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अभी आपको, बाकी हम डिटेल में कवर करेंगे। कि लेट्स से आप चलो न्यू ईयर आ रहा है, तो आपका एक वेबसाइट है लेट्स से आपका clothes.com, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ गाइस बी ऑन म्यूट, ये रिकॉर्डिंग में अदरवाइज ये आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस आएगी। सो clothes.com है, ठीक है। नॉर्मली इस पे जो ट्रैफिक का लोड होता है, अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक लोड, तो 50 to 60% होता है, ठीक है। जो मेरा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है उस हिसाब से 50 to 60% होता है। वी डोंट हैव एनी इशू, ठीक है, हमने इतना रखा हुआ है। बट अभी जैसे न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे लोग शॉपिंग करते हैं, या फिर फेस्टिवल है लाइक दिवाली है, होली है, या फिर कोई और भी फेस्टिवल है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे अचानक से जो लोड है, जो ट्रैफिक है, वो अचानक से स्केल अप होता है। आपको भी नहीं पता, हो सकता है ये 50 to 60% जो है वो अचानक से लेट्स से मोर देन 100% चला जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाएगी। तो जो हम बात कर रहे थे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ज़्यादा आपके पास स्कोप नहीं है आपकी, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत अपने स्केलेबिलिटी के लिए एक दो सर्वर जो है, एक दो VM एज अ बैकअप रखता हूँ, बट ज़्यादा स्कोप नहीं है। अब यहाँ पे 100% चला गया और ये कंटिन्यूस है, लेट्स से फॉर 24 आवर्स है, ठीक है। 24 आवर्स के लिए 100% से भी ऊपर है, मोर देन, तो आपकी तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप AWS पे हैं तो AWS के पास बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसके लिए। जो हम स्केलेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप ये कर सकते हो कि लेट्स से आपने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू बनाया, ठीक है। आप थ्रेशोल्ड बना सकते हो, इसमें क्या कहोगे, लेट्स से कि 90% अगर मेरा ट्रैफिक लोड फॉर, आप जो भी अपना डिफाइन कर सकते हो, 2 to 3 आवर्स के लिए है कंटिन्यूस, तो मेरे दो सर्वर, दो VMs, ठीक है, और दो सर्वर्स नॉट VMs, मैं सर्वर अभी रखता हूँ, एट वुड बी फाइन, 2 सर्वर्स जो हैं वो मेरे यहाँ पे अप हो जाए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा। उसके बाद अप हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही अप रहे। अगर फिर ट्रैफिक जो है मेरा 50 to 60% पे आ गया, ठीक है, फॉर 2 to 3 आवर्स, लेट्स से मान लिया 2 to 3 आवर्स के लिए, तो ये जो दो सर्वर्स हमने अप किए थे, ये दो सर्वर जो है वो हमारे डाउन हो जाए, तो ये ऑटोमेटेड हो भी जाएगा, डाउन भी हो जाएगा। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी जो है आपके पास होती है। यहाँ पे स्केलेबल आपको करना हो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत अच्छा होता है AWS। तो अगर बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें इस तरीके की आप रन कर रहे हो तो AWS पे आप इजली स्केलेबल कर सकते हो। तो जब ये डिज़ाइन करोगे तो आपको इन सब का ध्यान रखना होगा। हम एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम ये सारे सेशंस को कवर करेंगे। इसके बाद आता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, IAM। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है AWS के अंदर, ठीक है। रीज़न मैं अभी जो बताता हूँ आपको थोड़ा सा, आप जब अकाउंट क्रिएट करोगे, जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे AWS पे, तो जो एक अकाउंट बनेगा आपका, वो अकाउंट बनेगा रूट अकाउंट होता है, ठीक है।
अब रूट अकाउंट जो होता है इसके पास फुल एक्सेस होता है, फुल पावर होती है, फुल एक्सेस कह लो या फुल पावर, ये आपका मेन अकाउंट होता है। तो AWS क्या कहता है कि नहीं, आप जो बेस्ट प्रैक्टिस है AWS की, कि आप रूट अकाउंट जब आपने क्रिएट किया तो किया, इसके बाद आप रूट अकाउंट से लॉगिन हो, लॉगिन होके आप अकाउंट क्रिएट करो IAM अकाउंट्स। ये अकाउंट्स आपके रोल बेस्ड होंगे, रोल बेस्ड हो सकते हैं, पॉलिसीज आप दे सकते हो, मतलब कौन सा यूजर, लेट्स से आपके पास तीन वो हैं, आपके पास सपोर्ट गाई हैं, ठीक है, A B and C, तो किसको क्या एक्सेस देना है इन तीनों को आप डिफाइन कर सकते हो अलग अलग, कैसे इन तीनों को IAM बना के, ठीक है। मीन्स एक IAM इज आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, बट जो नाम होगा IAM नहीं होगा, वो होगा लेट्स से किसी का नाम है राम, तो ये राम होगा, या फिर A इज़ गुड, फिर अगर कोई अनदर पर्सन है सपोर्ट गाई उसका नाम है B, तो आप B से बना दोगे। तो इस पे आप अलग रोल दे सकते हो, हर एक को कौन सा रोल देना है, हर एक को अलग पॉलिसी दे सकते हो। तो जिसे जो रोल और पॉलिसी आप दोगे, अगर आपने कहा कि कोई आपका सर्विस है या फिर कोई आपकी एप्लीकेशन है जो सिर्फ A ही एक्सेस करेगा, तो वो A ही करेगा, B और C वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ये कह लो कि मैनेजमेंट पर्पज से ये सारी चीज़ें AWS पे होती है। तो इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जो रूट अकाउंट है उसे आप यूज़ नहीं करोगे तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बहुत, अभी तो नहीं बट बहुत सी जगह आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा कि रूट अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और बंदे ने वहाँ पे बिलिंग लाखों लाखों की कर दी है। अब बिल लाखों की आ गई है तो बिल तो आपको पे करना पड़ेगा, आपका अकाउंट है, ठीक है, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी XYZ। तो उस चीज़ से बचने के लिए AWS कहता है कि आप रूट अकाउंट ओनली फॉर, आप स्टार्टिंग में रूट क्रिएशन के लिए रखो, ठीक है, उसके बाद IAM अकाउंट आप बनो और उसी से आप पूरा IAM पूरा AWS आपको मैनेज करना है। ओके, तो ये काफ़ी इसमें कैसे हम IAM अकाउंट सेटअप करते हैं वो सारे मैं बताऊंगा डिटेल में। अब इसमें तो हर एक जगह नॉट ओनली AWS, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आ गया है। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो कि तो और भी सिक्योर हो गया है। तो हमें बेसिकली बचना होता है कि हमारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि उससे बिलिंग हो सकती है, उस बिलिंग को वेव ऑफ कराना या फिर इसको जस्टिफाई करना बहुत चैलेंजिंग होगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा IAM में और मैं बताऊं तो IAM में बताने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। ओके, थोड़ी देर में देखते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर VPS की बात करेंगे हम डिटेल में कि प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या है AWS में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। VPS अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो आप ऐसे समझो, दिस इज AWS, इसमें आप जो अपना इन्वायरमेंट बनाओगे ये आपका VPS इन्वायरमेंट है, ठीक है, सॉरी VPS नहीं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC है, ठीक है। इसके अंदर आप अपने VMs बनाओगे और सर्विसेज जो भी आपको बनाना है, सर्वर्स बेसिकली सर्वर्स होगा, डेटाबेस होगा आपका, ठीक है, डेटाबेस होगा, और जो भी आपको सर्विसेज और वेब सर्विसेज भी होंगी आपकी, ठीक है, SFTP भी हो सकता है, FTP हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको बनाना है। फिर ये VPC यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, इसका एक कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे होगा इंटरनेट गेटवे,
ठीक है। तो मेन जो है हमें वीपीसी, आपको अगर एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन करना है वो आपको डिज़ाइन करना होता है वीपीसी। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। और भी चीज़ें होती हैं बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्रिटिकल चीज़ है जब आप एक एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर रहे हो। ये आपको बहुत ही ध्यान से आपको कॉन्फ़िगर करनी होती है। इसमें जो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप का काफ़ी क्रूशियल रोल होता है। यहाँ पे लिखते हैं ज़रा, सिक्योरिटी ग्रुप जो है का काफ़ी क्रूशियल रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, और AWS जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब आप कोई सर्वर बनाते हो, चाहे लिनक्स बेस्ड है या फिर आपका विंडोज़ बेस्ड है, तो आपको कुछ रूल्स बनाने का ऑप्शन भी देता है, वो देखेंगे हम। डिफ़ॉल्ट इसमें आप इस रूल्स को आप ये कह सकते हो कि एज अ फायरवॉल भी आपका काम करता है, ये जो रूल्स हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप कौन से आईपी से आपको एक्सेस करना है सर्वर, कौन सा पोर्ट आपको ओपन करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डिफाइन करते हो। तो जो वीपीसी है ये हमें समझना होगा काफ़ी डिटेल में, और इस वीपीसी के ऊपर ही पूरा का पूरा आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हो किसी भी क्लाइंट के लिए। इसके बाद आता है EC2। सो EC2 क्यों कहते हैं, तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, तो इसलिए EC2 कहते हैं इसे। और अगर EC2 की मैं बात करूं, सॉरी अगर EC2 की हम बात करें तो AWS जो है यहीं से फेमस हुआ। खासकर EC2 में जो इसने AWS में जो लोगों ने बेसिकली शुरू किया क्लाउड पे चीज़ें देना, कि आपको एक वर्चुअल मशीन देने लग गए। जितना ज़रूरत हो उतनी देर आप उसको ऑन करो, उतनी देर की बिलिंग होगी, बाकी आपकी बिलिंग नहीं होगी। तो ये बहुत ही फेमस फीचर है AWS का EC2। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हो। यहाँ से आपका ऑलमोस्ट आप जो आर्किटेक्ट बनाओगे, सॉल्यूशन बनाओगे, बेसिकली सॉल्यूशन बनाओगे आप किसी क्लाइंट के लिए, तो EC2 का काफ़ी रोल आएगा। ठीक है, जो आप VPC सॉरी डिज़ाइन करोगे, इसमें EC2 का काफ़ी रोल होगा कि किस तरीके से आप मशीन्स बनाओगे। तो EC2 में आप मशीन्स VMs बनाते हो बेसिकली। VMs की बात करो या फिर आप WAN IP की बात करो, या फिर आप सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसकी बात करो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेन है VMs की, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि EC2 में यहाँ पे आप चाहे आप विंडोज़ बेस्ड आप बना लो, चाहे विंडोज़ 10 बना लो, विंडोज़ सर्वर बना लो, सर्वर में आप कुछ भी बना लो, आपके पास जो अवेलेबल है, लाइक 12 है, 16 है, 19 है। ठीक है, उसके बाद चाहे तो आप लिनक्स बना लो, चाहो तो आप उबुंटू यूज़ कर लो। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास यहाँ पे कि आप बना सकते हो। अब ये चीज़ें जब बना रहे हो तो आपको स्टोरेज की भी तो ज़रूरत होगी। स्टोरेज कहाँ रखोगे, तो टर्म आता है S3। क्यों है S3? सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, तो उसे टर्म दिया गया है S3। ठीक है, AWS के अंदर। तो आप अपना जो है ये सिंपल आपका S3 बकेट है, मीन्स आपका स्टोरेज बकेट है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दिस इज़ योर स्टोरेज बकेट। ठीक है, स्टोरेज बकेट आप बनाओगे और वहाँ पे अपनी चीज़ें डंप कर सकते हो। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कर सकते हो। जब आप एक चीज़ और है, अब जो यहाँ मेंशन नहीं है, डिटेल में जब करेंगे तो देखेंगे, एक टर्म आता है AMI। ठीक है, तो ये काफ़ी वो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप कोई भी मशीन बनाओगे।
ठीक है। तो यूनिक आपका AMI बनता है हर एक मशीन का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्टोरेज भी डिफाइन होती है। अब क्योंकि जब आप वर्चुअल ये VPC बनाओगे तो इसमें बहुत मैंने बताया कि हर एक चीज़ इसके अंदर ही आएगी ऑलमोस्ट आपकी। तो ये सारी चीज़ें आएंगी जो हम डिटेल में देखेंगे जब EC2 पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद है हमारा Amazon रूट 53। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। Amazon रूट 53 जो है वो DNS सर्विसेज के बारे में है, डोमेन सर्विसेज के बारे में है। यहाँ पे AWS पे जो भी आप इस तरीके की सर्विसेज यूज़ करोगे, कितना मिल जाएगा? प्लीज़ गाइस बी ऑन म्यूट, रिक्वेस्ट। का जो आता है ना, तो ये जो है आपका मेनली जो वो है वो DNS के बारे में है। ठीक है, बहुत ही पावरफुल फीचर है ये AWS का। तो आप इससे अपनी सर्विसेज एप्लीकेशन सारी इंटीग्रेट कर सकते हो। और AWS के बाहर की भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो 53 क्यों है? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो 53 इसलिए है क्योंकि जो पोर्ट होता है वो 53 है। हमारा जो DNS का जो पोर्ट है वो 53 है। ठीक है, तो इसलिए Amazon रूट 53 कहा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैसे पूरी DNS की राउटिंग होगी, इस डोमेन की चीज़ें चलती हैं इसके ऊपर, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम डिस्कशन करेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये जब डिटेल में हम करेंगे तो एक सेशन में एक टॉपिक कवर करना मतलब ये भी एक चैलेंज होगा कि एक टॉपिक हमारा एक सेशन में कवर हो जाए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में है चीज़ें। यहाँ पे बस टॉपिक वाइज लिखी हुई हैं हमने, बट डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। फिर डेटाबेस के बारे में जानेंगे। सी अगर आपको डेटाबेस के बारे में नहीं पता तो भी ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह के IT प्रोफेशनल्स हैं, DB प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आपको DB में जाना भी नहीं है। यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ DB मैनेजमेंट, और मीन्स मैनेजमेंट इन द सेंस कि कोई DB का आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, कोडिंग नहीं करनी, इस तरह की चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे है एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वो आप बताना है कि जो DB है वो आप कैसे क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करके दोगे। ठीक है, तो अगर डेटाबेस की बात करें तो बहुत सारे DB यूज़ होते हैं, जैसे MySQL है, आप यूज़ कर सकते हो, MS SQL है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और भी अलग अलग DBs है यहाँ पे। तो जो फेमस, अगर मैं बात करूँ SQL से रिलेटेड, MySQL से, तो जो फेमस है वो है RDS सर्विसेज जो है बहुत ही फेमस सर्विसेज है AWS के अंदर। अगर हम बात करें MS SQL की, तो RDS मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो RDS के साथ जाते हैं। आप चाहो तो अगर किसी को DB का थोड़ा नॉलेज है तो आप चाहो तो एक अपना VM बनाओ, उस पर अपना लाइसेंस लो और अपना डेडिकेटेड हो, आपका SQL सर्वर बन सकता है, डेटाबेस सर्वर बन सकता है। बट उसकी जगह आप एज RDS जाओगे तो यहाँ पे आपको एक एज अ इंस्टेंट आपको मिल जाएगा, उस इंस्टेंस पे आप काम करोगे। वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप, तो एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आपको ये, जैसे EC2 में आप VMs बना के दोगे, इसी तरीके से डेटाबेस में आप ये RDS वगैरह बना के आप दोगे। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना होगा कि इसके स्नैपशॉट्स वगैरह, इसका बैकअप कैसे होगा, और इसका ऑटो बैकअप डिलीट कैसे होगा, और इसमें अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी देना है, मीन्स की एक मेरा RDS ड्रॉप बंद हो जाता है या फिर कोई
इशू आ जाता है तो दूसरी जगह से मेरा डीबी अप रहना चाहिए। तो बेसिकली वो ईजी होता है। अवेलेबिलिटी जोन की हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ अभी थोड़ी देर में उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको डीबी में देनी होगी, आपको कोडिंग नहीं करनी है डीबी में, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बस कॉन्फ़िगरेशन करना है कि कैसे वो कॉन्फ़िगर होगा, बैकअप वगैरह कैसे आरडीएस अप होगा, ये देना होता है। फिर एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन सर्विसेज हैं एडब्ल्यूएस की। क्लाइंट को किस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है वो हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे इसमें। फिर सिक्योरिटी प्रैक्टिस फॉर ऑप्टिमम क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अब हम ये भी देखेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सिक्योरिटी से, कि जैसे हमने बात की थी कि रूल्स हम बनाते हैं। अगर EC2 हमने बनाया, लेट्स से एक हमने मशीन बनाई है विंडोज सर्वर की, विंडोज सर्वर है 16 हमने बनाया, ठीक है। तो रूल्स है, अब इसको RDP लेना है, ठीक है। तो RDP में अगर हमने रूल बना दिया कि एनी एनी के लिए वहाँ पे ज़ीरो को इंडिकेट किया जाता है एनी से, ठीक है। तो ज़ीरो डाल दिया मीन्स कोई भी, कहीं मीन्स कोई भी नहीं, कहीं भी किसी भी नेटवर्क से सर्विस इस जो VM को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो वो बेसिकली इंटरनेट पे हम ओपन कर देंगे इसे, इंटरनेट पे ओपन हो जाएगा, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है। जिसका गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप लेट्स से आपका जो ऑफिस है उसके पास आपके पास स्टैटिक IP होगी। जैसे आपके पास स्टैटिक IP है 1.1.1.1, तो रूल में आप यहाँ पे ऐड करोगे कि बॉस 1.1.1.1 पे पोर्ट 3389, ठीक है। अगर इस IP से यहाँ पे हिट आता है तो AWS का भी कोई IP होगा, लेट्स से AWS का जो वैन IP है वो है 2.2.2.2। तो आपने क्या कहा कि 11111 से हिट आ रहा है 2222 पे पोर्ट 3389, तो वो रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए मेरा विंडोज सर्वर 16 पे, जो फिजिकली हम फायरवॉल में करते हैं। तो सेम काइंड ऑफ थिंग हम रूल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो सिक्योरिटी की जो बेस्ट प्रैक्टिस है हम उसको फॉलो करें, यहाँ पे भी वो हमें करना है। इसके बाद आता है DR, डिज़ास्टर रिकवरी। इवन दो अगर हम बात करें AWS की, तो AWS इट्सेल्फ वेरी हाई अवेलेबल, और आप ये कह लो कि बहुत ही अवेलेबिलिटी इसकी हाई है, फेलियर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। मतलब बट स्टिल अगर कुछ आपका मिशन क्रिटिकल चीज़ें हैं, लाइक आप बैंकिंग सेक्टर में हो, ठीक है, आप बैंकिंग सेक्टर में हो, तो आपके लिए एक एक सेकेंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लेट्स से ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रांजेक्शन हिट हो रही हैं पर सेकंड हो रही हैं। अगर आपके लिए 5 मिनट सर्विस आपकी डाउन हो गई तो आपके लिए लॉस हो सकता है, आपके क्लाइंट के लिए लॉस हो सकता है। तो इस केस में AWS कहता है कि इवन तो कि हम काफ़ी हाई अवेलेबिलिटी देते हैं, सिस्टम आपका डाउन नहीं होगा, बट आप चाहो तो एक DC बना लो और उसका आप DR भी बना लो, जैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट में करते हैं। तो इसमें जब हम DC-DR का कन्फिगरेशन करते हैं तो हमें अवेलेबिलिटी जोन का ध्यान रखना होता है, हमें रीजन का ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि इस रीजन में हम वॉक कर रहे हैं। और अवेलेबिलिटी जोन AZ जिसे कहते हैं, ये भी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको कि किस तरीके से काम करता है रीजन और AZ, ठीक है। बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ आपको, तो रीजन होता है, रीजन के अंदर AZ होती है। लेट्स से कि रीजन के अंदर जो है हम मान के चलते हैं, मान के नहीं, मैं 3 जो है मैं आपको अवेलेबिलिटी जोन मिलेंगी, ठीक है। इसके अंदर आपको AZ होता है, और AZ क्या है, 3 AZ हैं, लेट्स से 3 होती हैं एक रीजन के अंदर, 3 AZ होती हैं AWS की। तो ये बेसिकली डिफरेंट डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये तीनों डेटा सेंटर एक रीजन के अंदर आएंगे, इस तरीके से एक क्लस्टर होता है डेटा सेंटर्स का, फिजिकल डेटा सेंटर्स का आप कह सकते हो। तो एक रीजन होता है, रीजन के अंदर AZs होते हैं, ठीक है, AZ। और एक रीजन में मिनिमम 3 आपको AZ मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो इस तरीके से क्लस्टरिंग ऑफ डेटा सेंटर आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जब आप डीआर जो है आप डिज़ाइन करते हो तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है डीआर को डिज़ाइन करते वक्त, कि किस रीजन में है, कौन से एजी में है, किस, लेट्स से आपने एक सर्विस बनाई, आपने एक आरडीएस बनाया, लेट्स से वो एजी वन पे है, मान लो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, एजी वन में आरडीएस बनाया, इसको रेप्लिकेट कर रहे हो आप, ठीक है। और रेप्लिकेट में आपने गलती से एजी वन ही डाल दिया, ठीक है। टेक्निकली अलग मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेमन एग्जांपल। तो ये कोई मीनिंग नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये सर्विस थी, ये वन को वन में ही बेसिकली आपने रेप्लिकेट कर दिया। तो अगर ये डेटा सेंटर वन डाउन होगा तो ये कंप्लीट डाउन हो जाएगा। तो आप जब डीआर बनाओगे या फिर आप हाई अवेलेबिलिटी जोन बनाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि किस एजी में आप बना रहे हो, तो उसका रेप्लिकेशन कहाँ पे आप दे रहे हो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक रीजन में हर एक सर्विस अवेलेबल हो। लेट्स से आप एशिया रीजन की बात करो या फिर यूएस की बात करो, ठीक है, यूरोप की बात करो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एशिया में जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वो यूएस वाले में भी होंगी। मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ AWS का जो ये रीज़न और एजी का है जो ऑफिशियल डिटेल दिखाता हूँ मैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं जब हम एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं सॉल्यूशन, कि किस रीजन में कौन सी सर्विस है, उसका रेप्लिकेशन कहाँ हम कर रहे हैं, ताकि क्लाइंट को हाई अवेलेबिलिटी मिल सके। एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ कोर्स ये की पॉइंट होता है किसी भी कोर्स का। क्यों? क्योंकि अगर आपको ट्रबल शूट करना नहीं आता, आपको पता नहीं है कि इशू कहाँ फंसी हुई है, आपका क्लाइंट कुछ इशूज में फंसा हुआ, तो वो आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो ट्रबल शूटिंग भी हम देखेंगे कुछ कुछ सिनेरियोज में, जैसा हमने स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट बेस्ड सिनेरियो होगा उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं अब थोड़ा सा रीज़न के बारे में दिखाता हूँ आपको अमेज़न के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसमें एक चीज़ और है जो हमने अभी वो बताया नहीं है। एक होता है इसमें ऑटोमेशन का काफ़ी चीज़ें डालते हो, तो लैम्डा होता है, उसे भी हम देखेंगे इस कोर्स में। वो कोर्स आउटलाइन में नहीं है मेंशन, बट वो हम देखेंगे कि कैसे उस पर हम काम करते हैं। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाओ, अब देखो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रीजन मैप्स एंड एज नेटवर्क्स AWS के उस पर अवेलेबल है, रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन। आप देखोगे तो अबाउट AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन, मिडल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, ये सारे आपके रीजन्स हैं, ठीक है। अब इस रीजन्स के अंदर आप ये देखो, ये मैप है, इस मैप में दिखाया उन्होंने कहाँ का, आप होल्ड करोगे तो होपफुली ये दिखाएगा भी कौन सी कंट्री चुनित करो। अभी मैं लॉगिन करके भी दिखाता हूँ आपको ये सारी चीज़ें। तो साउथ अफ्रीका है, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, ठीक है, एशिया पैसिफिक, तो ये सारी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं इन्होंने, ठीक है, कि कौन कौन से रीजन हैं हमारे, उसमें कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। अब देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं। आप AWS रीजन सर्विसेज भी मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी हम बात कर रहे थे। तो अब देखो जैसे US ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पे सारे रीजन्स हैं। अब इसमें कौन सी सर्विसेज ऑफ़र हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हो। आप यहाँ पे AWS के वेबसाइट पे आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी इसको समझने के लिए, ठीक है, कि कौन, और आप ये भी कह सकते हो कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे AWS ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको एक्सेस करके अपना आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोकल जोन्स भी हैं, ठीक है, कि लोकल जोन्स में क्या क्या हैं। तो मेनली जो समझना होगा आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। मेनली जो समझना होता है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो समझना होता है यहाँ पे रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे और इसकी सारी डिटेल वेबसाइट पे होती है। तो ये एक आउटलाइन है कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे। अब आते हैं, मैं आपको एक लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी हम जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो फिर हम सबसे पहले मैं आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट करना ही सिखाऊंगा कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे और कैसे IMW आप IM बनाओगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आप देखो AWS अमेज़न, तो अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है साइन इन टू कंसोल, और आप गूगल पे टाइप भी कर सकते हो AWS कंसोल, ठीक है। ये आ जाता है कंसोल का ऑप्शन, क्लिक करो। अब ये देखो दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, रूट यूज़र, IM यूज़र, ठीक है। तो मैं अभी एज अ रूट यूज़र ही लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। IM यूज़र जब हम क्रिएट करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। तो लेट्स से नेक्स्ट, अब पासवर्ड मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं ठीक है। ये कंसोल है, अगर आप देखोगे तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, RTS EC2, ठीक है। अगर आप सर्विसेज पे जाओ तो ये सारी सर्विसेज, ऑल सर्विसेज, तो मोस्टली हम वी विल कवर, हमने आउटलाइन में भी देखा है। EC2 स्टोरेज की बात की हमने, ठीक है, डेटाबेस RDS वगैरह की बात की। उसके बाद हम VPC के बारे में बात की हमने, VPC हम देखेंगे क्या क्या होता है इसके अंदर। उसके बाद है आपका IM, जो मैंने बात की IM, ये देखो IM के बारे में हम बात करेंगे कि IM में क्या क्या होता है। फिर एक फीचर है आपका लैम्डा, जो मैं कह रहा था कि लैम्डा से आप काफ़ी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास, तो ये भी हम देखेंगे कैसे होता है। तो इट्स अ बेटर सी, आप यहाँ से भी सारी चीज़ें ढूंढ सकते हो कि क्या है, कहाँ पे है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन इतनी सारी सर्विसेज हैं, आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर याद है क्या चीज़ आप ढूंढ रहे हो तो इट्स अ बेटर कि आप यहाँ से उस चीज़ को टाइप करो। लेट्स से EC2 मुझे चाहिए, EC2 डाला, ठीक है। EC2 पे हमने यहाँ से क्लिक किया, EC2 आ गया मेरे पास। इस वक्त सारे इंस्टेंस 000 हैं। ये जब हम लैब करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में, देखो हमने बात की थी, वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो दिखाना चाह रहा था ये रीजंस। तो ये देखिए ये रीजंस हैं आपका, ये इनकी कोड कह लो, या फिर ये AWS का अपना है, US West 1, US West 2, इस तरीके से इन्होंने नेमिंग दिया हुआ है, नेमिंग कन्वेंशन है इनके अपने। तो ये सारे रीजन्स हैं जिस पे हम काम करेंगे। तो आप जो जिस रीजन के भी आप वो हो, क्लोज़र हो, उस रीज़न को ही आप सेलेक्ट करना। ये रीज़न कि कहीं ना कहीं आप जितना दूर रीजन, लेट्स से मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ और मैं US, ठीक है, जैसे मेरा अभी सेलेक्टेड है एन वर्जीनिया, ओके, यहाँ पे ऑफकोर्स में जो मेरा डेटा ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा, वो अगर मैं एशिया मुंबई पैसिफिक ले लूँ तो यहाँ पे कम लगेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये सिंपल क्लिक के साथ आपका रीजन चेंज हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ आ रहा है, इफ़ यू विल सी, तो बहुत ही ईजी है। आपको इसमें कुछ रीज़न चेंज करने के लिए ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्लिक है, क्लिक से ये हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉस्टिंग पे हमने बहुत बात की, तो माई बिलिंग डैशबोर्ड ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आता है जब अकाउंट आप क्रिएट करते हो तो बिलिंग डैशबोर्ड से आता है। कुछ बिल आए हुए भी हैं मेरे। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑर्डर एंड इनवॉइस कि कौन कौन से आपने सर्विसेज यूज़ की हैं, क्या यूज़ की हैं। यहाँ पे आया हुआ है मेरे पास ये चीज़ें, ओवर ड्यू भी है मेरी पेमेंट मुझे करनी है। और आप यहाँ से मंथ वाइज भी देख सकते हो, फ़िल्टर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो इनवॉइसेस को। और आप चाहो तो अच्छा, क्रेडिट्स तो है नहीं फ़िलहाल, क्रेडिट्स भी देती है अमेज़न। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्रेडिट मिल सकता है आपको। यहाँ से बिल्स पे आप क्रिएट करोगे तो मंथ वाइज आप यहाँ से इनवॉइस देख सकते हो अपना। जैसे मुझे अक्टूबर देखना है, यहाँ पे 00 है क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में देखेंगे जब हम। इसमें क्या सिर्फ बिलिंग दिखता है कि मतलब EC2 इंस्टेंस और ये सब क्रिएट होता है कि अकाउंट से? सॉरी, कम अगेन। नहीं, ये जो AWS का आपने लॉगिन किया है, हाँ हम इसके थ्रू ही पूरा कंसोल लेके काम किए करते हैं ना। हाँ, ये जो हम मैंने लॉगिन किया है जहाँ बिलिंग ही चेक करते हैं। जहाँ पे मैं आपको सर्विसेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो अच्छा। सर्विसेज है ये आप यहीं से क्रिएट करोगे। जैसे EC2 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो आज मैं इंस्टेंस बनाऊंगा नहीं, मैं नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे हम। तो यहाँ पे आए इंस्टेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आप देख सकते हो कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, नथिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई इंस्टेंस का वो नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, कि मुझे अमेज़न लिनक्स बनाना है, रेड हैट बनाना है। ठीक है, SUSE लिनक्स एंटरप्राइज बनाना है, उबुंटू मशीन बनानी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 बनाना है, क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ से अब हम सेलेक्ट करेंगे कि क्या मशीन चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो ये हम यहाँ से इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। बट जब लॉगिन करना होता है तो लॉगिन जो है वो RDP करते हैं। यहाँ से हम विंडोज़ के अंदर, जब मशीन के अंदर लॉगिन करना होता है वो हम RDP करके उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बस जो एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कह लो, या फिर जो मैनेज करेगा इस पूरे AWS के अकाउंट को, वो यहाँ से इशू करे, वो लॉगिन करेगा। अदरवाइज अगर कोई डेवलपर है जिसे और कोई डेटाबेस वाला जिसे DB एक्सेस करना है, वो मशीन पे लॉगिन करके ही वो करेगा। या फिर आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो, वो अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं AWS में जो कि आपको बहुत ही पेशेंटली सीखनी होगी। ठीक है, जो मैंने AMI की भी बात की थी यहाँ पे, अमेज़न मशीन इमेज। ठीक है, इसकी हमने बात की थी। EC2 जब आप बनाओगे तो AMI होगा, हर एक मशीन का अपना यूनिक AMI होता है, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट वाज कि आपको पेशेंटली यहाँ पे टाइम देना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, चीज़ों को समझना होगा। इट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ी सी ध्यान देने की बातें, क्योंकि आप लोग नेटवर्क प्रोफेशनल्स हो, आपको बेसिक नॉलेज है, तो यू गाइस कैन ईजिली अडॉप्ट। बट थोड़ा सा आपको डेडिकेटली काम करना होगा।